नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम हायर एजुकेशनल कॉलेज रायसी नगर 11 टीके के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी के अंदर। और मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है सेल या कोशिका। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही वो बीएससी से हो, भले ही वो बीए से हो या किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी अगर वो कर रहा है तो ये टॉपिक आपको सभी प्रकार के कंपटीशन के अंदर मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर सिलेबस की बात करते हैं तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सेल बायोलॉजी की बुक है उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलता है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं सेल या कोशिका। कोशिका क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल या कोशिका का जो इतिहास है उसके बारे में। तो कोशिका के इतिहास की अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर। तो एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल को देखा था या कोशिका को देखा था। इसके अंदर दो बातें इंटरेस्टिंग है। एक तो सेल की खोज किसने की थी, तो ये जो क्वेश्चन है वो हर प्रकार के कंपटीशन में आज तक पूछा गया है और पूछा भी जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद में नंबर 2 इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये है कि जो सेल जो होती है या सेल जिसने रॉबर्ट ब्राउन ने जिसकी खोज की थी वो कैसी सेल थी, वो डेड सेल थी या मृत कोशिका थी। वो कैसी थी, डेड सेल या मृत कोशिका थी। इसके बाद में नेक्स्ट बात इसके अंदर क्या है कि इन्होंने सेल को जिसके अंदर देखा था वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। किसमें देखा था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, यानी कि इनके खुद के द्वारा बनाया गया एक माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था, जिसके अंदर इन्होंने देखा था। और इस माइक्रोस्कोप की क्षमता क्या थी, ये चीजों को 40 गुना तक बड़ा करके क्या कर सकता था, दिखा सकता था। इसके बाद में इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने किसके अंदर देखी थी जो सेल, तो कोरक के अंदर देखी थी। कोरक क्या होती, छाल होती है, उस पेड़ की छाल के अंदर क्या है इन्होंने देखा था। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इसके अंदर आपको ये जो महाशय दिख रहे हैं ये कौन है, ये श्रीमान रॉबर्ट हुक हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये चीज इन्होंने सेल के अंदर देखी थी या माइक्रोस्कोप के अंदर देखी थी। तो ये कोरक की छाल है, कोरक है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है यंत्र, ये क्या था, ये इनका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था या स्वयं द्वारा निर्मित किया गया एक सूक्ष्मदर्शी था जिसके अंदर इन्होंने सेल को देखा था। इसके बाद में जब इन्होंने सेल को देखा तो सेल का नाम स्टार्टिंग में ही सेल नहीं रखा गया था। इन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया था सेलुली। इसका क्या नाम दिया, सेलुली नाम दिया गया था, जो क्या है एक लैटिन वर्ड होता है, जो क्या है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है रूम या कमरा। जिसका मीनिंग क्या होता है, रूम या कमरा होता है। जिस प्रकार आपके घर में आपका जो कमरा होता है उसमें अपने देखते हैं कि वो वेल सेटल होता है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, एक आपका टीवी लगा होता है, आपका एक बेड होता है, आपकी एक चारपाई होती है, आपकी एक कुर्सी रखी होती है, आपका एक सोफा रखा होता है और पूरी तरह से उसको क्या व्यवस्थित, उसमें एक पंखा लगा होता है या एसी या कूलर जैसी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है उसमें लगा हुआ है, यानी कि एक वेल सेटल आपका रूम होता है। ठीक उसी प्रकार क्या है कोशिका की अगर बात करते हैं तो कोशिका भी क्या है कि वेल
सेटल एक पार्ट अपने कह सकते हैं जिसके अंदर क्या है कि सेल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। जिस प्रकार आपके कमरे में आपकी उपयोगी जो वस्तुएं हैं, ठीक उसी प्रकार कमरे के अंदर कोशिका के अंदर भी क्या है कि सेल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं हमारा जो बॉडी जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जीव अगर अपने बात करते हैं तो वो किससे मिलकर बना होता है, वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। भले ही वो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, भले ही वो एक बड़ा हाथी होता है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी जीव हैं उनमें नंबर ऑफ सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन वो बने किसके होते हैं, वो कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं, सेल से ही मिलकर बने होते हैं। अब देखो इसमें एक बात लिखी गई है कि क्या की थी इन्होंने, डेड सेल या मृत कोशिका के अंदर देखा था या मृत कोशिका को देखा था सबसे पहले। तो एक तो डेड सेल होती है और एक होती है लिविंग सेल। एक डेड सेल और एक कौन सी होती है, लिविंग सेल या जीवित कोशिका होती है। तो लिविंग सेल और डेड सेल में फर्क क्या होता है? लिविंग सेल वो सेल है जिसमें किसकी क्षमता होती है, डिवीजन की क्षमता होती है, यानी कि जो क्या कर सकती है, डिवीजन कर सकती है या क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। तो ऐसी कोशिका को अपने क्या कहेंगे, लिविंग सेल कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई है, जो आगे अब डिवीजन नहीं कर सकती है, उसको अपने क्या कह सकते हैं, उसको अपने डेड सेल कहते हैं या मृत कोशिका कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न अगर आप बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इन्होंने एक डेड सेल को देखा था, मृत कोशिका को देखा था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का इन्होंने यूज किया था, जिसकी क्षमता कितनी थी, 40 गुना चीजों को बढ़ाकर वो क्या कर सकता था, दिखा सकता था। उसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं। तो अगर अपने बात करते हैं उसके बाद अपने डेड सेल की बात कर ली। अगर अब मैं कहूं कि जो लिविंग सेल की खोज किसने की थी, लिविंग सेल या जीवित कोशिका जो होती है, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो एक हॉलैंड के साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने सबसे पहले क्या है, जीवित जो कोशिका होती है उसे जीवित कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका की खोज की थी। और इस जीवित कोशिका को क्या नाम दिया गया, इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया था। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल इन्होंने इसका नाम दिया था। तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने लिविंग कोशिका की खोज की थी, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, जिसका नाम इन्होंने एनिमलक्यूल इसका नाम दिया था, इसको एनिमलक्यूल इन्होंने कहा था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है इसके अंदर कि सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है। तो छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो छोटी कोशिका होती है। इसका साइज जो होता है वो 0.1 म्यू तक होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ वायरस ऐसे हैं जो इससे भी छोटे होते हैं, लेकिन उनको सेल के अंदर नहीं माना गया है। वो सेल थ्योरी का अपवाद है, उसको अपने बाद में पढ़ेंगे। अभी अगर सेल की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा को क्या है कि सेल अपने मान सकते हैं, और इसका आकार कितना होता है, 0.1 म्यू तक हो सकता है। ये हो गई स्मॉलेस्ट कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल। अगर अपने बात करते हैं लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं या सबसे बड़ी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी होती है, तो वो होती है ऑस्ट्रिच एग या शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एक शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका साइज कितना होता है 30 mm तक क्या है उसका साइज हो सकता है। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, सबसे छोटी सेल की बात करते हैं तो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। और सबसे अगर बड़ी कोशिका की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह कौन सी होती है, शतुरमुर्ग का अंडा अपने कह सकते हैं, या जो ऑस्ट्रिच एग जो होता है उसको अपने कह सकते हैं। इसके अलावा
मनुष्य की अंदर कुछ ऐसी तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी साइज क्या हो सकती है, लगभग 4 फीट तक उसका साइज हो सकता है। वो एक नरम कोशिका है या तंत्रिका कोशिका के रूप में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो तीनों बातें हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही अपने कंपटीशन की बात करते हैं, किसी भी टाइप की कंपटीशन आप ले सकते हो। तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, और डेड सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग होता है, या शतरमुर्ग का जो अंडा है उसको अपने क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट सेल के रूप में अपने कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी पर मैं अगर आ जाऊं, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूं तो जो फीमेल एग जो होता है, ओव्यूम जो होता है, फीमेल ओव्यूम, उसकी बात करता हूं तो ये क्या है, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मेल स्पर्म, मेल स्पर्म की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, और फीमेल ओव्यूम की बात करते हैं लार्जेस्ट सेल के रूप में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फीमेल ओव्यूम के अंदर, फीमेल ओव्यूम जो होता है वो क्या है, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी कोशिका है मनुष्य की अगर बात करते हैं, और मेल स्पर्म की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल के रूप में क्या है, ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अगर अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करती हूँ तो शेप की अगर बात करते हैं, कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। अगर अपने कोशिका की बात करते हैं तो अपने दिमाग में क्या है, एक इस प्रकार से गोलाकार संरचना याद आती है ना। अगर सेल की बात करें तो अपने को क्या है, इस प्रकार एक गोलाकार स्ट्रक्चर याद आती है। और इसके बाद में क्या है, अपने को पता होता है कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी गोडी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद में सिस्टर्नी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ER प्रेजेंट रहती है। तो ये ऑर्गन अपने दिमाग में आती है। इनके बेसिक डायग्राम जो अपने कहते हैं, या एक मॉडल के रूप में मान लें, सेल मॉडल के रूप में, तो इसी प्रकार का अपने क्या है डायग्राम में बनाते हैं। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी कोशिका क्या है राउंड शेप में होती है, गोलाकार रूप में होती है। अलग अलग टाइप की जो सेल होती है वो कैसी होती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो कैसी होती है, बेलनाकार होती है, बेलनाकार। अगर अपने बात करते हैं बेलनाकार की तो मसल सेल जो होती है, पेशी कोशिकाएं जो होती है, हमारी जो मसल्स होती है ना, आपके ऊपर जो स्किन आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक मोटा मोटा सा, जिसके जस्ट नीचे एक मोटा सा भाग जो होता है, जैसे अपने डोले वगैरह बनाते हैं ना, तो वो सारी क्या है आपकी मसल्स हैं। तो उसकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, वो बेलनाकार रूप में हो सकती है। उसके बाद में ब्लड सेल की बात करते हैं तो ब्लड सेल अगर आपको यहाँ से देखोगे ध्यान से तो ये आपकी ब्लड सेल है। इसमें क्या जैसे RBC की सेल है, ये WBC है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये प्लेटलेट्स होगी। तो इस प्रकार क्या है अलग अलग टाइप की, जैसे आप देखोगे तो जो WBC है उसका शेप अनियमित होता है, कहीं गोलाकार है, कहीं त्रिभुजाकार है, कहीं हेक्सागोनल रूप में प्रेजेंट रहती है। ब्लड जो RBC जो होती है वो लगभग अपने को क्या है राउंड शेप में अपने को मिलती है। उसके बाद में थर्ड पोजिशन पे आ जाते हैं तो देखो नर्व सेल आपको दिख रही है, तंत्रिका कोशिका दिख रही है, इसका जो शेप जो होता है वो भी अलग है। ऊपर से देखते हो तो आपको ये हेक्सागोनल दिख रही है, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट दिख रही है, फिर यहाँ से क्या है इसके आर्म निकल रहे हैं, तो ये तंत्रिका कोशिका है, इसका शेप बिल्कुल क्या है अलग होता है। उसके बाद में ये फैट कोशिका है, या अपने कह सकते हैं वसा कोशिका के रूप में प्रेजेंट रहती है। तो ये अपने को लगभग एग रूप में या अपने एग शेप में अंडाकार रूप में दिख रही है, तो अंडाकार रूप में, ठीक है, गोलाकार रूप में भी कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है, हेक्सागोनल गोनल रूप में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद अगर आप देखोगे फीमेल ओव्यूम तो ये कैसा है, ये आपको गोलाकार दिख रहा है। उसके बाद में अपने तो गोलाकार होगी, बेलनाकार होगी, अंडाकार होगी, हेक्सागोनल होगी। उसके बाद में क्या है कि ये एक बोन सेल तंत्रिका कोशिका आपको दिख रही है, तो ये कैसी है हेक्सागोनल है। ये षष्ठ भुजाकार या इससे भी ज्यादा है कि इसमें आर्म देखो, यहाँ पे जो अलग अलग सी आर्म या कोण एंगल्स जो है वो इसके अंदर से निकल रहे हैं। तो
अलग अलग टाइप की वो सेल का जो शेप जो होता है ना वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पर, यानी कि उस पर पोजीशन कैसी है। अगर वो कोशिका बिल्कुल बीच वाले भाग में या स्किन वाले भाग में, तो बाहर का दबाव उस पर कितना है या अंदर का दबाव जो उस पर कितना है। उसके बाद में एक तो उसका हो गया पोजीशन के बेस पे, उसके बाद में उसका जो फंक्शन होता है, काम उसका क्या है, किस प्रकार का वो काम करती है। तो फंक्शन के बेस पे अपने कह सकते हैं, उसकी पोजीशन के बेस पे अपने कह सकते हैं। तो सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। वो गोलाकार भी हो सकती है, वो अंडाकार भी हो सकती है, वो त्रिभुजाकार भी हो सकती है, वो बेलनाकार भी हो सकती है, वो षष्ठभुजाकार भी हो सकती है, वो डायमंड शेप भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की जो कोशिकाएं होती है उनका शेप भी अलग अलग होता है, उसका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट है सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। अब सेल थ्योरी में क्या बताया गया है, सेल थ्योरी में ये बात बताई गई है कि कोशिका क्या है, कैसे बनी है, कहाँ से आई है, क्या चीज कोशिका होती है। तो सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सेल थ्योरी के अंदर नाम आता है वो आता है एरिस्टोटल या अरस्तु अपने कह सकते हैं। अरस्तु का नाम सबसे पहले आता है। तो अरस्तु ने 300 ईसा पूर्व भी ये बात की थी कि जब क्या है माइक्रोस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि सभी एनिमल और जो प्लांट है वो चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कुछ ऐसे तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो प्रत्येक जंतु तथा पौधों में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अरस्तु ने कहा था कि सभी प्लांट एंड एनिमल, सभी प्लांट एंड एनिमल चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, उनकी संरचना कितनी भी जटिल हो या कितने भी बड़े हो, सभी प्लांट और सभी एनिमल चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, कुछ ऐसे तत्वों से मिलकर, ऐसे तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो अभी अपने सेल की बात कर रहे हैं, उस टाइम अरस्तु ने इनको क्या कहा था, तत्व कहा था। उन्होंने क्या कहा था, तत्व कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो नेचर है उसमें आप जितने भी प्लांट या पौधे देख रहे हो, जितने भी जीव जंतु आप यहाँ पर देख रहे हो, वो सभी कुछ ऐसे तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में भी वो तत्व प्रेजेंट रहते हैं और जो जीव यहाँ पर या जो जंतु यहाँ पर घूम रहे हैं उनके अंदर भी वो तत्व क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बात किसने कही थी, ये बात सबसे पहले कही थी अरस्तु के अंदर। उसके बाद में अगर सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी आई थी, उस सेल थ्योरी में क्या बात कही गई थी, उस सेल थ्योरी को दिया गया था 1938-1939 के अंदर स्लाइडेन और स्वान ने, MI स्लाइडेन और स्वान 1938 और 1939। ये दो साइंटिस्ट थे। जो स्वान थे ये क्या थे, बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट थे। और ये जो स्वान थे ये क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। तो जो MI स्लाइडेन है ये क्या थे, एक बोटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पतिज्ञ थे या जो पेड़ पौधों में इंटरेस्ट रखने वाले क्या थे, कि साइंटिस्ट थे। उसके बाद में जो स्वॉन जो है, स्वॉन क्या थे, स्वॉन थे, इसका नाम पूरा टी स्वॉन अपने लिख सकते हैं। टी स्वॉन जो थे वो क्या थे, कि जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने क्या है, सेल थ्योरी के ऊपर काम किया था और उन्होंने ज़्यादा कुछ इस पर नहीं करके जो पहले की बातें चलती आ रही थी उन्हीं बातों को वापस से दोहराया। और उन्होंने दो चीज़ें कही। उन्हें कहा था कि कोशिका जो होती है शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है या संरचनात्मक इकाई होती है। इन्होंने एक बात क्या कही कि सेल बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है
और क्या था, ये बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी होती है। तो सेल थ्योरी में क्या बात कही गई, सेल थ्योरी में दो बातें कही गई। एक तो क्या कही स्लाइडेन, और सबसे पहले तो सेल थ्योरी किसने दी थी, तो ये वैसे नॉर्मली आप बुक में पढ़ते हो तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलता है, कहीं 1938 मिलता है, कहीं 1939 मिलता है। तो अपने इसको 1938 अभी अपने मान सकते हैं, गलत नहीं है ये चीज भी। तो MI स्लाइडेन ये 1938 लिखा जाता है, इनके टी स्वान 1939। इन दोनों ने क्या है काम किया और एक निष्कर्ष पे पहुंचे। क्या निष्कर्ष था कि ये था कि सेल जो होती है बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, या आपने कह सकते हैं कि संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है। और उसी प्रकार से दूसरी जो बात कही थी कि ये बॉडी की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट, यानी कि अपने कह सकते हैं कि क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, ये क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो संरचनात्मक इकाई भी होती है और क्रियात्मक, यानी कि हमारा शरीर जो बना हुआ है, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे जो काम है वो किसके द्वारा हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे काम किसके द्वारा हो रहे हैं, तो वो सेल के द्वारा ही सारे के सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो क्या चीज है, किसके द्वारा मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई थी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं। आधुनिक जो सेल थ्योरी है उसको क्या है 1855 के अंदर रुडोल्फ और 1846 के अंदर नागेली ने सेल थ्योरी, इसमें 1855 के अंदर तो एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चोव थे, उन्होंने क्या किया था, मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। और इसके साथ साथ में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जो है 1856 की अगर बात करते हैं तो 1846 की 6 की बात करते हैं, तो यहां पर भी क्या एक है साइंटिस्ट है, नागेली नाम के एक साइंटिस्ट है, नागेली नाम के साइंटिस्ट है। इन्होंने भी क्या किया था, इनके साथ में काम किया था और मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। और मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है कि जो टी स्वॉन और स्लाइडेन के द्वारा जो सेल थ्योरी दी गई थी उसका क्या है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया था, उसका एक आधुनिक वर्जन इन्होंने निकाला था। और उन आधुनिक वर्जन के अंदर कुछ और बातों को इन्होंने जोड़ दिया था। और उन्होंने कौन सी बातों को जोड़ा था, उसने क्या कहा था, नंबर एक बात कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या कही गई थी कि सभी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपने कह सकते हैं, जीवित जीव भी कह सकते हैं, या सभी जीव भी अपने कह सकते हैं, तो सभी एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। कोई भी जीव आप ले लीजिए, उसका निर्माण किससे होता है, सेल से होता है, कोशिका से ही होगा। भले ही वो कैसा भी जीव है, कितना ही बड़ा उसका साइज है, भले ही वो छोटा है, भले ही वो बड़ा है, भले ही वो कहीं पर भी रहता है, किस प्रकार से भी जीवन यापन कर रहा है वो, लेकिन वो बना किसका है, वो कोशिका से मिलकर ही बना होता है, कोशिका से मिलकर ही उसका निर्माण होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या की, नंबर 2 कि नई सेल जो होती है, नई सेल का फॉर्मेशन, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है या पुरानी कोशिका से होता है, पुरानी कोशिका से ही होता है। ये जब बात कही थी तो उससे पहले जो स्वतः जनन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, यानी जिसमें क्या कहा गया था कि प्रकृति के अंदर, जैसे अपन बात करते हैं ना कि प्रकृति का इवोल्यूशन कैसा हुआ था, उसका उद्दीप विकास हुआ था, तो एक सिद्धांत उसके अंदर आता है कि प्रकृति में क्या है कि अपने आप ही जीवों का निर्माण हो गया था ना। तो वो सिद्धांत उस टाइम चल रहा था, तो इन्होंने एक बात कही थी, उस सिद्धांत के विरुद्ध कहा था कि एक जो नई कोशिका जो है उसका जो निर्माण होगा वो किससे होता है, पहले वाली से कोशिका से होता है। ये नहीं है
कि कोई अचानक से एक अलग ही कोशिका बन जाएगी। अगर कोई कोशिका वहाँ पर आई है तो उसका जो निर्माण है वो किसी न रूप से उससे पहले वाली जो कोशिका है पेरेंटल सेल जो होती है उस पेरेंटल सेल से ही डॉटर सेल का निर्माण होता है, वैसे आप नई कोशिका नहीं बना सकते हो। तो पुरानी कोशिका से क्या है, नई कोशिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके बाद में नंबर 3 बात उन्होंने क्या कही थी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेल के अंदर ही संचित रहती है या स्टोर रहती है। फिर 3 नंबर बात क्या कही कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जो अनुवांशिक सूचना जो होती है, यानी कि जो लक्षण माता पिता से आते हैं, बच्चा अपने माँ बाप के समान दिखता है या दादा के समान जो दिखता है वो किस लिए दिखता है, क्योंकि जो कोशिका है कोशिका के अंदर ही वो सारी सूचनाएं प्रेजेंट रहती है। उन्होंने पहले क्या बात कही थी कि नई कोशिका का निर्माण किससे हो रहा है, पहली वाली कोशिका से नई कोशिका बन रही है। तो इसके साथ में उन्होंने क्या कहा कि पहली वाली कोशिका में जो अनुवांशिक सूचना थी वो किस में आ गई, नई कोशिका में आ गई। इसलिए जो संतानें हैं वो किसके समान दिख रही है, वो अपने पूर्वजों के समान दिख रही है या अपने जो उसके पिता होते हैं, माता पिता जो होते हैं, कहीं ना कहीं उसके समान या उसके लक्षण उसमें आ जाते हैं। फिर 4 नंबर बात क्या इसने कही थी कि ये क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो पहले भी अपने बात कर ली थी कि सेल थ्योरी के अंदर बात कहा गया था कि क्या कहा था कि कोशिका की जो पुरानी सेल थ्योरी थी स्वान और स्लाइडेन के द्वारा जो दी गई थी उसमें क्या कहा गया था कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो वही बात इन्होंने फिर से कह दी कि ये क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद में क्या कहा कि सभी जीवित पदार्थ जो होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। जितने भी आपको जीवित चीज़ें, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं या जीवित पदार्थ जो दिख रहे हैं वो किससे मिलकर बने हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं या सेल से ही बने होते हैं, कोशिका से ही बने होते हैं। तो वो इस वाली बात में फिट हो जाती है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी थी। इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई थी। रुडोल्फ विर्चोव क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है कि जो एविडेंस के आधार पर या सेल जो डिवीजन जो होता है उसके बारे में बताया था। इसके बारे में अपने थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। रुडोल्फ विर्चोव के बारे में इन्होंने क्या बात कही थी, तो ये बात आपको समझ में आ गई, उसके नोट्स साथ साथ में बनाते रखना। ओके उसके बाद में अगर रुडोल्फ विर्चोव की बात करते हैं तो इन्होंने सेल के अंदर एक और चीज के बारे में बताया था। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 के अंदर इन्होंने क्या है 1855 के अंदर 1855 के अंदर उन्होंने सेल डिवीजन के बारे में बताया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल डिवीजन के बारे में। कोशिका विभाजन आपने सुना होगा ना, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। इस सेल डिवीजन के बाद में ही उन्होंने जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी उसमें कहा था कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिका से होता है। तो रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 के अंदर सेल डिवीजन के बारे में बताया था और उन्होंने क्या कहा था कि जो सेल डिवीजन है वो अपने को पता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, समसूत्री विभाजन, और ये क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन अपने जब आगे जाएंगे इस बुक के अंदर सेल बायो के अंदर तो वहाँ पर अपने माइटोसिस और म्यूसिस को भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है, तो बाद में अपने डिस्कस कर लेंगे। अभी अपने को यह ध्यान रखना है कि माइटोसिस और म्यूसिस यानी कि सेल जो डिवीजन है उसके बारे में किसने बताया था, तो रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं तो 2 नाम आते हैं, रुडोल्फ विर्चोव और नागेली, ये 2 नाम आते हैं। तो रुडोल्फ विर्चोव भी बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो 3 साइंटिस्ट आगे अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला था रॉबर्ट हुक, फिर था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक और तीसरा आया है रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव ने क्या किया था, मॉडर्न सेल थ्योरी भी दी थी और सेल जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया था। और क्या कहा था कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है माइटोसिस जिसको अपने बोलते हैं समसूत्री विभाजन, ये जो होता है वो सोमेटिक सेल अपने कह सकते हैं, सोमेटिक सेल जो होती है, कायी कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर, और ये अपने कह सकते हैं कि सेक्स सेल जो होती है, जनन जो कोशिका होती है, उन जनन कोशिका के अंदर किस प्रकार का डिवीजन होता है, तो उसके अंदर मियोसिस जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर जो सेल थ्योरी है उसके अंदर आपको एक और चीज ऐड करनी है, वो क्या है, नोट लगाकर ऐड कर लेना। वायरस जो होता है, वायरस सेल थ्योरी का अपवाद है, वायरस सेल थ्योरी का अपवाद है। ठीक है, अब वायरस को ना तो अपने सेल मान सकते हैं और